अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तलबा तालिबात। हम सेकंड ईयर की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं इस वक्त और चैप्टर नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 का सेकंड हाफ अपने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था और अब लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह इसका सेकंड हाफ मज़ीद पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कैन एफ स्टेटमेंट। इससे पहले आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट पढ़ी और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो आपके पास की आउटपुट स्टेटमेंट है। हम जब स्क्रीन में प्रोग्राम में जब प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और वैल्यूज को डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पर, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स और इसकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 4 में आप देख सकते हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैन एफ स्टेटमेंट। स्कैन एफ स्टेटमेंट आपके पास क्या है जी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट को सॉल्व करना हो, रिजॉल्व करना हो, तो सबसे पहले आपने उसकी 5 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। नंबर 1, उसकी डेफिनेशन आपने देखनी है। तो स्कैन एफ स्टेटमेंट के आपके पास एक इनपुट स्टेटमेंट है जिसका पर्पस और मकसद ये है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब भी आपने कोई वैल्यू एंटर करनी हो प्रोग्राम के अंदर, तो उस वक्त आप जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस वक्त आप जो है वो स्कैन एफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के जब आप इसे रन करते हैं और आपको डाटा एंटर करना है, किसी भी चीज को एंटर करना है, उसके लिए आपको स्कैन एफ स्टेटमेंट का क्या करना होता है, यूज करना होता है। ये इसका पर्पस और ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद इसके सिंटैक्स को हम देखते हैं। सिंटैक्स इज द सिंपल है, जिस तरह आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का देखा था। ये स्कैन एफ, और ये अपने सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखने हैं। कोई भी लेटर इनमें से आपका कैपिटल लेटर नहीं होगा। अगर कैपिटल होगा तो आपका जो है वो सी लैंग्वेज और कंपाइलर्स को डिटेक्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। स्कैन एफ, उसके बाद यहाँ पर आ गया जी फॉर्मेट स्ट्रिंग। और उसके बाद जिस तरह हमने यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में किया था जी, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और सो ऑन, इस तरीके से। तो इसमें भी और बीच में यहाँ पर कोमा और कोमा आया था। लेकिन प्रिंट एफ स्टेटमेंट के और इसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी फॉर्मेट स्ट्रिंग ऐसा ही है, ये ऐसे ही डबल कोट्स में वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर की फील्ड वर्ड स्पेसिफाई या एस्केप सीक्वेंस है, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। लास्ट लेक्चर में इसकी डिटेल मौजूद है। लेकिन प्रिंट एफ स्टेटमेंट से इसका जो सिंटैक्स डिफरेंस है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर आप एंड का सिंबल यूज करते हैं। हर एक वेरिएबल के साथ आप जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आप एंड का सिंबल यूज नहीं करते, बट जब आपने स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज करना है उस वक्त आपने हर एक वेरिएबल के साथ एंड का सिंबल क्या करना है, यूज करना है। तो दो बातें होगी। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन, नंबर 2 इसका जो है वो सिंटैक्स। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपने एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन जो देनी होती है, तो डिस्क्रिप्शन जो आपके पास है वो क्या है कि आपने ये बताना है कि ये किस तरीके से डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है प्रिंट एफ उसमें कि इसमें एंड का सिंबल यूज होता है, और दूसरा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपने क्या लिखना है, कोई भी चीज जो डबल कोट्स में होती है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में होती है। एज इट इज मैसेज शो हो रहा है या आपने वैल्यू इनपुट करनी है। मैंने आपको कल बताया था फॉर्मेट स्ट्रिंग में लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपने वैल्यूज को इनपुट करना है या वैल्यू को आउटपुट करना है, इनपुट और आउटपुट करते हुए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना जरूरी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली जो मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, आपके पास %d है इंट के लिए। इंट अगर डाटा टाइप है वेरिएबल की, उसके लिए %d है। और %f है आपका अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और अगर आपका करेक्टर है तो CHAR करेक्टर का टाइप अगर आपके पास वेरिएबल है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ये।
और परसेंट एल एफ अगर आपके पास जो है वो डबल है। तो ये बुनियादी तौर पर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम क्या करते हैं यूज करते हैं, वो आप इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। जब आपने इनपुट करना है तब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, जब आपने आउटपुट करना है तब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन तो ये होगी, साथ में अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम कि एग्जांपल इसकी क्या होगी। तो हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि आपने राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट कह दें या आसान कर देते हैं, हमने लास्ट टाइम जो किया था उसी प्रोग्राम को हम कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोग्राम लिखे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले आपको प्रोग्राम जो है वो क्या नाम है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ये आपको पता है। अब इसको फार्मूले को देखकर आपने क्या करना है, ए की वैल्यू तो आपने आप कैलकुलेट करनी है, ये आपका क्वेश्चन है, और आपने लेंथ और विड्थ इसकी वैल्यू को क्या करना है, इनपुट करना है। तो आइए देखते हैं जरा, इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे छोटा सा। ये तो आपको पता ही है कि हेडर फाइल है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने इसको लिखना ही लिखना होता है, जो मर्जी हो जाए। वाइट में, और उसके बाद देखें कि आपके कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 2 3 जितने वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं और जिस टाइप के वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसको आप क्या कर दें, यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। तो यहाँ पर हम इनको डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर टाइप कर लेते हैं। वैसे फ्लोटिंग टाइप भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर टाइप कर लेते हैं ताकि आपको जरा इतनी मुश्किल ना आए। ए लेंथ स्मॉल लेटर में कर लेते हैं और विड्थ। अब यहाँ पर हमने इनको किसी को इनिशियली कोई वैल्यू नहीं दी, हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम इन्हें इनिशियलाइज कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब आप इसे डिफाइन करो तो उस वक्त आप इसे जब डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। डिफाइन डिक्लेयर के वक्त 0 और उसके बाद एल की वैल्यू हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू भी इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली इन तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आप यहां पर करते हैं एंटर वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ, और इसके बाद हम यहां पर लगा देते हैं, अल्लाह भला करे आपका। अब ये स्लैश एन क्या है, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एस्केप सीक्वेंस, और इसका पर्पस क्या होता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ, एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ, जो भी वैल्यू एंटर करें वो आपको एक मैसेज दे रहा है, स्क्रीन पर शो आएगा कि एंटर करें जी, वैल्यू एंटर करें किसकी, लेंथ की और विड्थ की। वो कहाँ स्टोर होंगी, हम उसके लिए स्कैन स्टेटमेंट यूज करते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल है लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इसका वेरिएबल डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। उसके बाद आपके पास ये विड्थ, ये भी आपका यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया इंट, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी क्या होगा, %d। और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आएगा एंड
एल यानी लेंथ और एंड डब्ल्यू यानी विड्थ, ये आपके पास आ गई। आप उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो आपकी वैल्यू आ गई, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल जैसे कैलकुलेशन करते हैं, a इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया और वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई। और इसको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं। ये वैल्यू सारी कैपिटल होनी, स्मॉल लेटर होनी चाहिए, कोई वैल्यू कैपिटल ना हो। प्रिंट एफ, और यहां मैं क्या देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %d, और यहां पर मैं कर देता हूं a, और यहां इसके आगे लगा देते हैं जी। अब इस प्रोग्राम को देखें, छोटा सा प्रोग्राम है। पहले यहाँ से स्टार्ट किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा, और उसके बाद हमने वाइड मेन वाइड लिखा। ये तो हाथ प्रोग्राम में आप लिखते हैं। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ए, एल और डब्ल्यू। मैं दोबारा कह सकता हूँ, ये आपके आसानी के लिए मैंने इसको किया है। हम इसको फ्लोट भी कर सकते हैं, बल्कि अगर इसको फ्लोट करें ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो लेंथ होती है वो पॉइंट में भी हो सकती है। तो हम इसको फ्लोट कर देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए फ्लोट डाटा टाइप के। फ्लोट डाटा टाइप के हमने क्यों डिक्लेयर किए, वो इसलिए डिक्लेयर किए कि आपकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो पॉइंट में भी हो सकती है, 5.1, 5.2, 5.3 वटेवर, और जो विड्थ है वो भी पॉइंट में हो सकती है। तो ये फ्लोट में हमने 3 वेरिएबल को कर दिया, एरिया को, लेंथ को, विड्थ को। ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। इनिशियली वैल्यू 0 दे दी। क्लियर होगी बात। अगली बात क्या, प्रिंटफ स्टेटमेंट एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ये जस्ट एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा कि आप क्या करें, एंटर करें वैल्यू लेंथ की और विड्थ की, और कुछ भी नहीं। ये स्क्रीन पर शो हो गया। ये /n इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे ये क्या करेगा, अब एक्टिविटी नेक्स्ट लाइन पे जो भी करनी है वो करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे स्कैन एफ वैल्यू। आपको मैंने कहा था जो यहाँ पर फ्लोट, यहाँ पर जो आप डाटा टाइप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप इसकी क्या लेंगे, वैल्यू स्कैन एफ करेंगे। तो आप इसकी इनपुट करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमने फ्लोट लिया, तो फ्लोट की जो डाटा टाइप होती है वो %f होती है। हम इसको यहाँ भी क्या कर देते हैं, %f कर देते हैं। और उसके बाद ये वैसी के वैसी आपके पास लेंथ की वैल्यू जब आप एंटर करोगे, एंटर करें जी, एल की वैल्यू आपने बता दी 2.1, और डब्ल्यू की वैल्यू आपने बता दी 3.1। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 3.1 आ गई, और एल की वैल्यू जो है वो आपके पास इतनी आ गई। वो वैल्यू यहाँ क्या होगी, स्टोर होगी। अब यहाँ पर आएगा, एल के अंदर वैल्यू रखेगा जी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3.1। जो रिजल्ट इसका आएगा वो स्टोर हो जाएगा ए के अंदर, और रिजल्ट किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, और स्टोर होने के बाद यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्रीन पर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वैल्यू जो भी होगी। अब जो वैल्यू होगी वो यहाँ स्टोर है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, %d दिया हुआ है। %d देंगे तो अगर वैल्यू आपके पॉइंट में है तो पॉइंट वाले को डिस्कार्ड कर देगा, बगैर पॉइंट वाले को दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, फ्लोटिंग पॉइंट लिखते हैं। एफ आपने क्या नाम, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आपने यहाँ पर एफ लिख दिया, अब आपकी वैल्यू बिल्कुल क्लियर आएगी। इसको अच्छे से समझ लें, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे और प्रोग्राम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरह एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, या तो जेन में होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज रिक्वायर है। सबसे पहले आपने जब भी किसी प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। डायरेक्ट आपने सॉल्व करने प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं चले जाना,
पहले आपने इसका एल्गोरिथम बनाना है, दिमाग में सोचना है, पेपर के ऊपर कुछ वर्क करना है। अगर पेपर के ऊपर इतना वर्क नहीं कर सकते, इतना सोच नहीं सकते, कम से कम दिमाग से सोचना है कि हमने ये प्रोग्राम में क्या, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करें। तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए आपके जहन में बात होनी चाहिए, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपके पास आ गया, पाई आर जो है वो पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता है कि पाई की वैल्यू, ये पाई इंसान वाला नहीं, ये पाई जो है ना वो मैथ वाला है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, जो भी वैल्यू होती है। उसके बाद आपके पास आर है, आर आपके पास रेडियस है, तो 2 मरतबा ये रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर हो गया, तो ये आर स्क्वायर है। अब इसमें आपने देखना है कि पाई की वैल्यू तो आपको पता चल गई, आर की वैल्यू आपने क्या करनी है, इनपुट करनी है। तो सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पर करेंगे, कोई इतनी जो है वो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यहाँ पर किया है हैश इंक्लूड, स्टूडियो डॉट एच, और उसके बाद क्या करते हैं जी, वॉइड अपॉइंटमेंट कर दिया। और उसके बाद आपने चूंकि कैलकुलेट करना है रेडियस, तो रेडियस आपके पास फॉर्मूला जब आपने देखा था अभी, तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.1, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो आपने इसमें देखना है, ये आज इसमें आप जो है वो क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर जब करेंगे यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू मस्ट जो है ना, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट आपके पास आ गया जी, एक एरिया के लिए हमने यहाँ पर किया, और इसको हम यहाँ इनिशियलाइज भी कर देते हैं 0 से, और उसके बाद हमने आर ले लिया जी, इसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियली आपकी रेडियस की अपनी एक वैल्यू इसको दे दी। अब सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एक मैसेज करेंगे कि आप जो है वो एंटर करें, किसको, वैल्यू एंटर करें। तो मैसेज सिंपल आएगा, एंटर रेडियस। रेडियस क्या करें, एंटर करें। तो रेडियस जब एंटर करेंगे तो रेडियस स्टोर कहां होगा, रेडियस कहां स्टोर होगा, वो वेरिएबल में स्टोर होगा जिसमें आप उसको स्टोर करवाना चाहते हैं। और वो वेरिएबल कौन से टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है। तो यहां पर हम लिखेंगे एफ, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे जी एंड, और यहाँ पर आर कर दिया, और ये हो गया जी वेरिएबल स्टोर हो गया, यानी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, ए इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, और मल्टीप्लाई बाय आर, और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेट लगा दी, और रिजल्ट में हम लिख देंगे जी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहां हमने कर दिया जी %f, और ये मैं कर देता हूं यहाँ पर a, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए सिंपल सी चीज है, हमने पहले यहाँ पर मैंने आपकी बात की कि जब भी आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो एरिया ऑफ सर्कल करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आ गया, फार्मूला जब हमारे पास आ गया तो हमने वैल्यू इनपुट कौन सी करनी थी, हमें पाई की वैल्यू को पता है। ये आप पाई की वैल्यू आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, इनिशियली पाई लिखकर उसको वैल्यू भी दे सकते हैं, और ये आप एज इट इज इसको भी कर सकते हैं, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर की वैल्यू आपने क्या करनी है, इनपुट करनी है। मैसेज आया, आपने शो करवाया स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट स्टेटमेंट जो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल पढ़ी है इसकी। एंटर रेडियस, रेडियस क्या करें, एंटर करें, स्क्रीन पर आएगा रेडियस, एंटर करें, रेडियस को क्या कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे एक और चीज भी हम कर लेते हैं कि इसको कर देते हैं जी एन, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और उसके बाद रेडियस को एंटर किया जाएगा। जो भी रेडियस आप एंटर करेंगे, लाइक आप कहते हैं जी 3.1 या 2 आपने रेडियस एंटर किया, जो भी आपने रेडियस एंटर किया वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसकी 3.1 या 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, जो वैल्यू होगी इसके अंदर पुट करेगा, और ये ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और इस ए की वैल्यू स्क्रीन पर आएगी, स्क्वायर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आपके आगे आ जाएगा जो भी वैल्यू होगी
वो आपको रिजल्ट इसका क्या कर देगा, शो कर देगा। आपने इसकी डिटेल भी जो है वो इन वर्ड लिखनी है कि इसने यहाँ पर यह किया, इस प्रोग्राम में इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये हुआ। जब आप इन वर्ड इसको लिखेंगे तो आप खुद ही प्रोग्राम को समझेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। और दूसरा जो है वो आपको इन फ्यूचर जब आप खुदा ना खास्ता की BScs में या प्रोग्रामिंग में चले गए तो वहाँ आपको ये बड़े जो है ना वो फायदा देगा, आप इसकी जो है अगर वर्किंग करते हैं। और अगर नहीं भी गए लेकिन फिर भी आपको पेपर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने क्या करना होता है, प्रोग्राम लिखने के बाद उसकी जो है वो डिटेल लिखनी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि प्रोग्राम में आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है इस प्रोग्राम में आपने किया क्या है। तो सिंपल सा ये हमारे पास एक हमने स्कैनफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके सिंटैक्स पढ़ा, उसकी डिटेल पढ़ी, साथ में 2 प्रोग्राम बतौर एग्जांपल भी हमने कर लिए। अब इसके आगे जो छोटा सा टॉपिक है, स्कैनफ स्टेटमेंट एक इनपुट स्टेटमेंट है। इसी तरह आपके पास जो है वो गेट ch और गेट che, ये दोनों भी इनपुट स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैरेक्टर को इनपुट करती हैं। ये आपके पास जस्ट कैरेक्टर, यानी इन दोनों का जो दोनों में जो फर्क है वो ये देखें, एक में गेट चे है और दूसरे में गेट चे नहीं है। तो जिसमें ई है उसका मतलब इको है, ये इको शो करता है। जब आप इसका इनपुट लेते हैं तो जो वैल्यू आपकी जो स्क्रीन पर एक बार जब रन करती है तो वो शो होती है, नजर आती है और आपको सामने नजर आ रही है था ये इनपुट हो रहा है। लेकिन जो विदाउट ई के इसमें इको नहीं आता, रिजल्ट आता है, आप वैल्यू एंटर करते हैं और वहां से वैल्यू क्या हो जाती है, चली जाती है, आपको स्टेट जो है स्क्रीन पर नजर नहीं आती। बस ये फर्क है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, वर्किंग दोनों की सेम है। ये दोनों जस्ट कैरेक्टर। ये स्कैनफ है। अब आप कहेंगे कि स्कैनफ जो है वो भी तो जो है इनपुट करता है। स्कैनफ और इसमें फर्क ये है कि ये सिर्फ कैरेक्टर को इनपुट करता है और स्कैनफ कैरेक्टर को भी कर सकते हैं और आपको दूसरे जो है वो नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट हो, डबल हो, कोई भी किसी टाइप का नंबर हो, हर टाइप के नंबर को ये कर सकता है। लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जब आपने सिर्फ कैरेक्टर इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो उस वक्त आप गेट ch या गेट che इन दोनों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपने क्या नाम है, कैरेक्टर लेना है और उसकी जो है ना आपने मैनिपुलेशन करके रिजल्ट उसका देखना है। तो ये आपके पास, अच्छा एक और याद रखें बात, जब आपने गेट ch और गेट che यूज करना है उस वक्त आप एक हेडर फाइल यूज करेंगे। उस हेडर फाइल को कहते हैं conio.h। यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट वाला प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये हेडर फाइल जो है यहाँ पर आपने मेंशन की, पहले आपने हेडर फाइल लिखी include studio.h, जैसे हर प्रोग्राम में हमने की है। उसके बाद लिखा include conio.h, हर प्रोग्राम में नहीं करते हम, जिसमें हमने कैरेक्टर की इनपुट आउटपुट करनी है उस वक्त आप इसको डील करते हैं। void मेन void सेम एज ये। उसके बाद आपने एक कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर की डाटा टाइप किया है ch, उसको डिक्लेयर किया और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या, प्लीज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप करें। और जो आप कैरेक्टर टाइप कहेंगे वो आप यहाँ देखें कि वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। जो आप कैरेक्टर टाइप करेंगे तो ये जो वेरिएबल है आपके पास, जो आपने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल के अंदर वो कैरेक्टर क्या होगा, स्टोर होगा। जहां यहाँ पर हमने किया था वेरिएबल एंड के साथ मिलाया था, तो यहाँ भी जो कैरेक्टर आएगा वो स्टोर वेरिएबल ही में होगा। तो यहाँ पर एंड के साथ वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया था। यहाँ पर जो इसका प्रोग्राम हमने किया, लाइक ये हमने स्टोर किया था। एल में हमने वैल्यू को क्या किया, स्टोर किया, नंबर स्टोर हुआ था। तो यहाँ भी आपने इस प्रोग्राम में भी कैरेक्टर को स्टोर करना है। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपने char के जरिए कैरेक्टर को क्या किया, डिक्लेयर किया, डिफाइन किया और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, गेट che और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं आएगा, ये आर्गुमेंट क्या होगा, खाली होगा। इसका जो मकसद है गेट ch का वो क्या है कि आपने कैरेक्टर को इनपुट करना है। प्लीज द टाइप ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप कर देते हैं, आप स्क्रीन से लिख देते हैं जी ए, आपने ए लिख दिया, स्मॉल ए लिख दिया। तो यहाँ पर ए जो आपके ch आ रहे हैं इसके अंदर जो स्टोर हो गया वो ए हो गया, ए कैरेक्टर है जो इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट ले रहे हैं। तो प्रिंट में आप यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पर न्यू लाइन लिखा, उसके बाद आस्की, तो ये स्क्रीन पर क्या आएगा, न्यू लाइन पे आने के बाद आस्की, और उसके बाद ये है वो साथ में डबल कोट्स है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन है, ये भी सिंगल कोटेशन है। ये हमने सिंगल कोट्स लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केप सीक्वेंस, उसमें हमने पढ़ी थी कि जब आपने किसी चीज को कोट्स में करना है तो उसके लिए ये 4 एज इट इज 4 आएगा। हम यहाँ पर जब वो एज इट इज 4 लिख देते हैं और उसके बाद सिंगल कोट आ गई, कोट के करने के बाद अब यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया है, जो करेक्टर है उसका उसकी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है। तो रिजल्ट में प्रिंट में आपके पास क्या आएगा, वो करेक्टर आएगा जो आपने एंटर किया है। ए आपने एंटर किया तो ए एज इट इज आ गया। अब उसके बाद यहाँ लिखा हुआ इज, IS इज है, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, %d लिखा है। अब करेक्टर के रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्या होता है, आस्की नंबर होता है, तो वो आपको शो होगा। एक आस्की नंबर क्या होता है जी, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसको देखा हो, तो ये इनकोडिंग स्कीम है कुछ, शायद आपको याद हो थोड़ा बहुत, कि A = 97 है, B = 98 है, C = 99 है, D = 100 है। तो ये ऐसे तरतीब जो ऑर्डर वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह कैपिटल A है = 65, कैपिटल B 66, कैपिटल C 67, इस तरतीब से आगे चलते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो होते हैं, अल्लाह भला करे आपके क्या नाम उसका, एडिशन के लिए आप 43 गालिबन यूज करते हैं, और 48 यूज करते हैं आप 0 के लिए, 49 है वो 1 के लिए, 50 है आपका 2 के लिए। इस तरतीब से आगे जाते हैं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 बिट कोडिंग स्कीम भी है और 8 बिट कोडिंग स्कीम भी है। इसमें हर एक कैरेक्टर के अगेंस्ट एक आस्की इसको जनरेट कर दी जाती है, तो उस आस्की कोड पर हम मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी जबान समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज 0 1 पर कंसिस्ट करती है। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक कैपिटल A कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल A 65 की इक्विवेलेंट है, और 65 इक्विवेलेंट होता है अगर इसकी बाइनरी बनाई जाए 1 2 3 4 5, और ये इसकी इक्विवेलेंट होता है। बाइनरी कैसे बनाई जाती है, बाइनरी आप जो है वो क्या करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते रहते हैं, यहाँ पर 1 रिमेनिंग है, ये 16 हो गया, 0 रिमेनिंग, ये 8 हो गया, 0 रिमेनिंग, ये 4 हो गया, 0 रिमेनिंग, ये 2 हो गया, 0 रिमेनिंग, और ये 1 हो गया, 0 रिमेनिंग, और इससे नीचे से ऊपर आप लिख देते हैं, ये इसकी बाइनरी आ जाती है। तो इस तरह हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी बाइनरी है, उसके अगेंस्ट जो है इसको रिजल्ट क्या करता है, शो करता है। तो ये काफी खासा जो है वो खिलारा पड़ गया, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके आपको इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूजन होगी तो आप आगे आपके फंक्शन में आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, जो वेरिएबल आपने एंटर किया, लाइक आपने एंटर किया जी ए आपने एंटर किया, तो कहाँ पर आएगा, ए आपका स्टोर हो जाएगा किसके अंदर ही, ये एक वेरिएबल है। ये कैसे स्टोर हुआ, इसने ये पर काम परफॉर्म किया, इसने वैल्यू को क्या किया, इनपुट किया, और इनपुट करने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये न्यू लाइन पर किया क्लिक, एंड /n न्यू लाइन के लिए होता है, और उसके बाद एज इट लिखा आएगा आस्की। ये आपने मैसेज दिया है, ये कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं, ये जरूरी है कि यही आना है। यहाँ पर लिखा है जी 4, और उसके बाद सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट के बाद एज इट इज वो करेक्टर की डाटा टाइप है, जो ये करेक्टर की डाटा टाइप है, तो यही चीज आपकी जो है वो क्या नाम है उसका, सॉरी डाटा टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इस कैरेक्टर का इसके अगेंस्ट कैरेक्टर कौन सा है, वो कैरेक्टर आपका है जी ए, ये आ जाएगा, और उसके बाद इज एज इट इज लिखा आएगा, और उसके बाद क्या आएगा जी डी, %d। तो %d में इसकी वैल्यू क्या बनती है, तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो है जी 97। तो ये क्या नाम उसका रिजल्ट में आपका आ जाएगा 97। ये रिजल्ट आपको स्क्रीन पर क्या करेगा, शो करेगा, और उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर
इन चीज़ों का जो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फॉर्मेट, स्पेसिफायर, डाटा टाइप, स्केप सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। डाटा टाइप की भी आपको समझ नहीं आई तो जो है वो उससे भी पीछे जाएं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे और लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ डाटा टाइप की डिस्कशन है। और फॉर्मुलेशन और इसकी जो वर्किंग हेडर फाइल को अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर जाएं, चैप्टर नंबर 8 का, उसके अंदर हमने ये प्री प्रोसेस डायरेक्टिव उन चीज़ों को देखा है। अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, कोशिश करें, प्रोग्राम बनाएं इस तरह की, और जो है वो कैलकुलेशन करें, आप स्पीड के लिए बनाएं, वेलोसिटी के लिए आप जो है वो प्रोग्राम बनाएं। इसी तरह आप जो है वो क्या नाम, टेम्परेचर का जो फार्मूला है सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का, उस फार्मूले में आप सेल्सियस के फार्मूले में जब आप लिखेंगे तो फ़ारेनहाइट को इनपुट करेंगे, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिखेंगे तो सेल्सियस को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। उसको करें, इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसको क्या करेंगे, आगे आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर, ये 2-3 चैप्टर जो है वो आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से अगर आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पेपर भी आपका अच्छा होगा। और आगे अगर आप खुदा न खास्ता, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कहीं जाते हैं कंप्यूटर के फील्ड में और CS में जाते हैं या IT में जाते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत आसानी होगी अगर इसको समझा होगा। अगर इसको अच्छे से नहीं समझा होगा तो वहाँ भी टकरे मारेंगे, या तो आप टकरे मार ही रहे हैं। तो खैर, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई समझ नहीं आती तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। कोई समझ आती है तो तभी आप बता सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं कि सर हमें समझ में आ गई है। तो अल्लाह आपका हम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।